Hello and welcome as we advance our discussion on production planning to MRP. Now MRP, initially it was only MRP, which was Material Requirement Planning. Material Requirement Planning. This is the MRP that we will be talking about, discussing about in today's lecture. Now with time the concept evolved and MRP was further extended to MRP second, and when it was extended to MRP second, this was called MRP first. जब पहले तो एक ही MRP था तो we used to call it MRP और Material Requirement Planning, but as the concept expanded to MRP second, उसके अंदर expansion हुआ, नए concepts जोड़े गए, तो वो फिर सब एक नया MRP बन गया, तो we started calling that MRP as MRP second, जो नया आया. तो फिर जब ये सेकंड हो गया तो प्रीवियस को हमने क्या कहना शुरू कर दिया, MRP 1. तो अगर कहीं पे हम MRP फर्स्ट, MRP 1 या MRP देखते हैं तो दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और कहीं पे हम अगर MRP सेकंड देखते हैं तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग. मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग. बहुत ज्यादा इजी टर्म्स में अगर हम इसको समझें तो ये क्या है, दिस इज MRP 1, और जबकि ये बड़ा कंप्लीट है, ये वो क्या है, MRP सेकेंड. इन वेरी सिंपल टर्म्स MRP 2 इज सुपर सेट ऑफ MRP 1. जो MRP 1 हुआ करता था वो इस बड़े होलिस्टिक कंसेप्ट का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ आ गया है. अर्लियर दिस वाज MRP, लेकिन अब इसके अंदर कुछ और भी कंसेप्ट जोड़ दिए गए तो ये बन गया MRP 2. क्या कंसेप्ट जोड़ दिए गए? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP. अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी टॉक्ड दैट व्हाट इज MRP, कि हमने डिसएग्रीगेशन कर दिया. हमारी एग्रीगेट डिमांड थी, उसमें हम प्रोडक्ट A, B, C बनाते थे, तो अब हमने अलग किया. हमारे को एग्रीगेट डिमांड में क्या पता पड़ गया था कि 100 यूनिट्स बनानी है नेक्स्ट मंथ में, लेकिन फिर हमने उसको तोड़ा, अलग अलग किया कि ठीक है 100 यूनिट्स बनानी है, बट किस चीज की कितनी बनानी है. तो हमारे को पता पड़ा कि A की इतनी बनानी है, B की इतनी बनानी है, C की इतनी बनानी है, और कब कब कितनी बनानी है ये हमारे को किसने बताया, फिर MPS ने. तो उनको सेपरेट करना, उनको अलग करना विद इन 10, 20 एंड 70 एज द प्रीवियस एग्जांपल जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लिया था. तो 10, 20, 70 में स्प्लिट करना, और वो 10, 20, 70 भी कब कब चाहिए. जैसे उस 70 को भी हमने देखा तो वो एक साथ नहीं चाहिए था, वो 70 भी कुछ स्प्लिट्स में चाहिए था, 20, 25, 15, 10 ऐसे कुछ स्प्लिट्स में चाहिए था. सो द आइडिया इज कि एग्रीगेट को अलग करना वो किया MPS ने, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ने. MRP क्या करता है, अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को देखता है कि कौन कौन सी डेट्स को मेरे को प्रोडक्ट A बनाना है, कौन कौन सी डेट्स को आई नीड टू सप्लाई प्रोडक्ट B, कौन कौन सी डेट्स को आई नीड टू सप्लाई प्रोडक्ट C. तो अब जब हमने ये डेट्स देखी कि प्रोडक्ट C कब कब सप्लाई होगा, और उसके हिसाब से हमने एक प्लान बनाया, दैट इज MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. वो ये वाला प्लान है कि C कब कब किस किस डेट को कितना कितना सप्लाई करना है. उसके लिए जो प्लान बनेगा, हमारे को तो पता पड़ गया कि 30th को हमारे को 10 C सप्लाई करने हैं और 3rd को हमारे को 10 A सप्लाई करने हैं, ये तो पता पड़ गया. अब वो सप्लाई करने के लिए कुछ प्लान तो करना पड़ेगा. आज आपको एक असाइनमेंट दी जाती है कि मंडे को सबमिट करनी है, वेरी गुड, वो मंडे तो एक डेडलाइन हुई, लेकिन अब आपको फ्रॉम हियर ऑन प्लान करना पड़ेगा कि मंडे को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम तक मेरे को नोट्स इकट्ठे करने होंगे, कब मुझे लिखना शुरू कर देना चाहिए, कब मुझे इसको कंप्लीट करके एक बार पढ़ लेना चाहिए जिसके इसमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है. तो इसका मतलब मंडे की डेडलाइन के लिए वो जो प्लान बनेगा कि ट्यूसडे तक नोट्स आ जाएं, वेडनेसडे थर्सडे तक मैं उसको लिख लूं, फ्राइडे को मैं उसको एक बार फिर से रीडिंग लगा लूं, सैटरडे को मैं उसको फाइनली बाइंड करके मंडे को सबमिट करा दूं. तो ये जो प्लान बन रहा है वो क्या है, MRP. ये कब बना, जब आपको ये पता पड़ा कि मंडे को डेडलाइन है. तो ये जो डेडलाइंस थी वो क्या था, जो MPS ने शेड्यूल तैयार किया था. वो जो MPS का शेड्यूल था दैट वाज डेडलाइंस, और उन डेडलाइंस को मीट करने के लिए जो तैयारी होगी दैट इज MRP 1. अब अगर आप उसको प्लान को देखें, अभी आपने जो प्रीवियस लेक्चर को और इस लेक्चर को क्लब करें, तो हमारे पास क्या था कि प्रोडक्ट C कब कब चाहिएगा और उसको सप्लाई करने के लिए मुझे कैसे प्लान करना होगा. दैट वाज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग.
अब अगर मैं इस कंसेप्ट को एक्सपेंड कर दूं, ये था जब आप प्रोडक्ट सी की प्लानिंग कर रहे थे, एमआरपी फॉर प्रोडक्ट सी। इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि हर एक के लिए अलग अलग एमआरपी बनेगा। एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग फॉर ए बनेगा, एमआरपी फॉर बी बनेगा, एमआरपी फॉर सी बनेगा। तो सबके लिए अलग अलग एमआरपीज बनेंगे। अब एमआरपी फॉर सी तो क्या हुआ, एक छोटा कंसेप्ट हो गया। इसी तरह से कहीं पर एमआरपी फॉर बी होगा, एमआरपी फॉर सी होगा। अब ये तो प्रोडक्ट्स हुए ए, बी एंड सी। इसके अलावा भी तो कितना मटेरियल आता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जो बिल्स बनेंगे उनकी बिल बुक्स आएंगी, जो हम स्टोर के अंदर ऑर्डर भेजते हैं और वहां से हमारे को मटेरियल इशू होता है, उसके लिए हमारे पास पेपर होते हैं। बिल बुक इशू ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर बुकलेट होगी जिसके अंदर एक फॉर्मेट होगा कि कौन सी चीज चाहिए, उसका कोड क्या है। स्टोर के अंदर है, स्टॉक के अंदर है, इन्वेंट्री के अंदर है, तो उसके ऊपर कुछ कोड भी लगा हुआ होगा। तो कौन से कोड की कितनी चाहिए। जैसे कि हम नट्स एंड बोल्ट्स की बात करें तो कोई 2 mm थिकनेस का 1 इंच का लेंथ का होगा, कोई 2 mm थिकनेस का 1/2 इंच का लेंथ का होगा। तो अलग अलग नट्स एंड बोल्ट्स हैं, तो हमारे को वो स्पेसिफिकेशंस लिखनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर के लिए बुक होगी। तो इसका मतलब हमारे पास बिल बुक अलग है, फिर स्टोर से इशू के लिए मटेरियल इशू बुक अलग है। तो इस तरह से ये सारा कागज भी तो चाहिए हमारे को। उसके अलावा स्टेपलर पिन्स चाहिएंगी, प्रिंटर कार्ट्रिजेस चाहिएंगी, ऑल पिन्स चाहिएंगी, जो वाटर प्योरीफायर्स हैं उनके अंदर जो हमारे प्योरीफायर्स लगे हुए हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो चाहिएंगे। तो इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स की तो प्लानिंग करनी ही करनी है, उसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल की प्लानिंग करनी है। मशीन्स के अंदर जो ऑयल लगेगा, अब यहां पे आपने ए, बी और सी की तो तैयारी, सॉरी दिस इज नॉट सी, दिस इज ए। तो ए, बी और सी की तो आपने तैयारी कर ली, लेकिन ये जिन मशीन्स पे बनेंगे उनके अंदर जो ऑयलिंग होगी, उनके अंदर जो सर्विसिंग के अंदर सामान लगेगा, वो सब कहां से आएगा। जब आपका पावर डाउन होगा तब आप जनरेटर चलाएंगे, तो डीजल का तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं हमने तो क्या लिखा है कि प्रोडक्ट बी के लिए क्या चाहिएगा, कितने ये हमारे को स्टिकर्स चाहिए, कितने कैप्स चाहिए, कितना लीटर्स ऑफ इंक चाहिए। क्योंकि मैं तो यही प्लान करूंगा भाई, जब आपसे पूछा जाए ब्लैक पेन बनाने के लिए क्या चाहिए, मैं यही सब बताऊंगा। तो वो सब चीजें भी तो प्लान करनी है कि पावर कट होगा तो डीजल चाहिएगा, पानी पीते हैं तो फिल्टर चाहिए होता है उसका, प्रिंट लेते हैं तो पेपर चाहिए होता है, कार्ट्रिज चाहिए होता है। अगर ये पूरा कंबाइन कर दें तो दैट बिकम्स एमआरपी सेकंड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एमआरपी सेकंड। तो आई होप एमआरपी 1 हमारे को क्लियर हो गया, क्योंकि एमआरपी तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब डिसएग्रीगेशन हो जाता है, शेड्यूल बन जाता है, तो आप एक प्रोडक्ट वाइज अपना एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए कि इस प्रोडक्ट की मेरे को कब कब कितनी यूनिट्स देनी है। आपको 3 सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स दे दी मैंने, एक मंडे को सबमिट करानी है, एक वेडनेसडे को सबमिट करानी है और एक नेक्स्ट मंडे को सबमिट करानी है। तो अब आप अपना शेड्यूल तैयार करेंगे कि ये मंडे और वेडनेसडे वाली बहुत नज़दीक है, इनमें ज़्यादा लैग नहीं है। तो फिर इन दोनों को साथ में पैरेलली चलाते हैं, जो हमारा इसका रिसोर्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, वो भी साथ रखते हैं, जिससे एक मंडे को दे देंगे, एक वेडनेसडे को। जो नेक्स्ट मंडे को देनी है उसके लिए फिर 4 दिन मिलेंगे हमें, क्योंकि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वुड बी अवेलेबल। तो अब आपका प्लान कैसा बनेगा कि जो पहले 2 दिन ही उनको पहले से तैयार कर लें, फिर उसके लिए तो हमारे पास काफी टाइम होगा। दिस इज एमआरपी। एमआरपी फॉर ए, एमआरपी फॉर बी, एमआरपी फॉर सी। लेकिन इसके साथ ही जब हमारे को दूसरे प्रोडक्ट्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर चाहिएगा, ऑल पेन चाहिएगी, स्टेपलर पेन चाहिएगी, स्टेपलर्स खुद चाहिएंगे, वो सारा क्या हो गया, एमआरपी 2। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, डीजल की प्लानिंग करना। डीजल की प्लानिंग इनमें से कोई नहीं करने वाला है, ये सब तो अपने अपने कैप्स और स्टिकर्स काउंट कर रहे हैं, डीजल भी तो चाहिएगा। दैट कम्स डाउन इन एमआरपी सेकंड। तो दिस इज एमआरपी 1 एंड एमआरपी 2। वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एमआरपी सेकंड एनी फर्दर, विल बी डिस्कसिंग अबाउट एमआरपी 1 फॉर नाउ। अभी अपन एमआरपी 1 पे अपना डिस्कशन लेके चलते हैं। नाउ व्हाट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आई होप अपने को इतना तो आइडिया लग ही गया अब तक कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है क्या। इंडिविजुअल आइटम लेवल, इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल पर जाकर के ये डिसाइड करना कि कब हमारे को क्या काम करना है। जैसे असाइनमेंट थी हमारी, मंडे को असाइनमेंट सबमिट करनी थी, तो आई डिसाइडेड कि ट्यूसडे तक सारा मटेरियल इकट्ठा किया जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे को सारा राइटिंग किया जाएगा,
फ्राइडे को उसकी वापस से रीडिंग की जाएगी, सैटरडे को अगर कोई चेंजेस हैं तो अपडेट किए जाएंगे, नहीं तो उसको बाइंडिंग के अंदर दे दिया जाएगा, संडे को वो बाइंड होकर के मिल जाएगी, मंडे को सबमिट हो जाएगा। ये जो आपने आइडिया लगाया कि कब क्या काम किया जाए जिससे कि मंडे को असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, दिस इज एमआरपी। अब आप ऐसा अच्छा प्लान तैयार कर सकें, उसके लिए आपको कुछ इनपुट्स भी चाहिएंगे। ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स इकट्ठा करने में 2 दिन लगता है, तभी तो आपने मंडे को शुरू किया और ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपने रिसोर्स इकट्ठा कर लिया। लिखने में 2 दिन लगेंगे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आपने ये प्लान किया कि ट्यूसडे तक मटेरियल आ जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे को मैं लिख लूंगा। रीडिंग के लिए अंदर, रिवीजन के अंदर, चेकिंग के अंदर 1 दिन लगता है, ये भी तो पता होना चाहिए। इसका मतलब आई नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट ऑपरेशंस। तो फॉर दिस हमारे को कुछ इनपुट्स चाहिए जिससे मैं एक प्रोडक्ट को समझ सकूं कि इसमें कौन सी चीज को कितना देर लगता है। चेसिस बनने में ज्यादा टाइम लगता होगा, इंजन बनने में ज्यादा टाइम लगता होगा, टायर्स बनने में कम टाइम लगता है, असेंबली होने के अंदर और कम टाइम लगता है कि एक चेसिस के ऊपर टायर्स माउंट कर दिए जाए, इंजन लगा दिया जाए, स्टीयरिंग लगा दिया जाए, सीट्स लगा दी जाए। तो हमारे को पता तो होना चाहिए किस काम में कितना देर लगेगा, सो दैट जब वो डेडलाइन आए मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकूं, सो दैट जब वो डेडलाइन आए आई कैन सप्लाई द प्रोडक्ट ए, बी और सी, जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एमआरपी। अब इस सब के लिए एमआरपी को क्या क्या इनपुट्स चाहिए? एमआरपी को कुछ इनपुट्स चाहिए। वो इनपुट्स क्या रह जाएंगे अगर इनपुट्स को हम लिखें तो? दोस इनपुट्स विल बी first input would be bills of material or product structure. Inputs to आप एक अच्छा प्लान बना सकें, एक मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर एक अच्छा प्लान बना सकें, उसके लिए आई नीड सम इनपुट्स। कितना टाइम रीडिंग में लगेगा, कितना टाइम राइटिंग में लगेगा, कितना टाइम बाइंडिंग में लगेगा, ये पता होगा, तब आप मंडे को डेडलाइन मीट कर सकोगे। सिमिलरली व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, व्हेन आई एम गोइंग फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एक प्लान बना रहा हूं फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, किसी के लिए भी, तो कुछ इनपुट्स तो चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज तो चाहिए। कि फर्स्ट थिंग यू नीड इज BOM और बिल्स ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, इनको वहां लिख लेंगे। व्हाट आर बिल्स ऑफ मटेरियल? बिल्स ऑफ मटेरियल के जब आपके पास कुछ सामान आता है तो बिल आता है। अब उस बिल के अंदर आपको लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा? बहुत सिंपल बिल ऑफ मटेरियल देखें तो इस तरह का होगा। क्या है इसके अंदर? ऑर्डर डेट, इस डेट को मैंने ऑर्डर किया। रिसिप्ट डेट, इस डेट को मेरे को रिसिप्ट मिल गई। कुछ आइटम्स, लेट्स से कुछ आइटम्स हैं स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, और ऑर्डर डेट है लेट्स से 4th of October 20, और रिसिप्ट डेट है हमारे पास 7th of October 20। और जो अलग अलग आइटम्स मंगवाए मैंने, हो सकता है नट्स मंगाया, बोल्ट्स मंगाया, जैसे यहाँ पर है कैप मंगाया, स्टिकर मंगाया, बॉडी मंगाया, इंक मंगाया, तो यू कुड हैव डिफरेंट आइटम्स x, y, z। और हो सकता है अलग अलग सप्लायर से आ रहे हैं तो कई सारे बॉम्ब्स होंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल्स कई सारे हो जाएंगे। ये तो एक बिल्स ऑफ मटेरियल है जो हो सकता है किसी प्लास्टिक वाले से आ रहा है। इंक हो सकता है कहीं दूसरे सप्लायर से आ रही है तो उसका एक और अलग बॉम्ब होगा कि उसने रेड इंक भेजी है, ब्लू इंक भेजी है, ग्रीन इंक भेजी है, जैसा भी है। तो यू विल बी हैविंग मल्टीपल बॉम्ब्स जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। किस तरह की इंफॉर्मेशन? लेट अस सी ओवर हियर। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन है। ऑर्डर 4th को प्लेस किया गया था, रिसिप्ट कब हुई? 7th को हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहली इंफॉर्मेशन यहां से आ रही है
कि ऑर्डर प्लेस करने के 3 दिन बाद सामान आता है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? सपोज आपको कोई जना कह देता है कि मेरे को 10th को सप्लाई चाहिए, आई नीड 10th सप्लाई ऑन 10th। तो अचानक से मैं 9th को सोचूं कि चलो आज बनाते हैं प्रोडक्ट, कल सुबह सप्लाई करना है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अब कुछ रॉ मटेरियल मंगाऊंगा। वो रॉ मटेरियल खुद आने में कितने दिन लेता है? 3 दिन लेता है। इसका मतलब मेरे को रॉ मटेरियल का ऑर्डर कब प्लेस करना है? 7th को प्लेस करना पड़ेगा। 7th को प्लेस करूंगा तो 10th को मेरे पास आ जाएगा और मैं सप्लाई कर दूंगा। यहां फिर से एक इंपॉर्टेंट कैच है, 7th को सप्लाई किया, 10th को तो वो आ रहा है। अगर ऐसा है कि उसको बनाने के अंदर, सुखाने के अंदर, तैयार होने में, पैकेज होने में 2 दिन लगते हैं, इसका मतलब 7th को ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर कब प्लेस किया जाएगा? 5th को ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। रिसिप्ट कब हो जाएगा? 8th को हो जाएगा। अब जब 5th को ऑर्डर प्लेस किया, 8th को रिसिप्ट हो गया, 2 दिन मेरे को पता पड़ गया कि इसको बनाने में लगते हैं। उन 2 दिन में मैं इसको बनाऊंगा और यहां पे मैं क्या कर दूंगा? उसको सप्लाई कर दूंगा, डिलीवरी दे दूंगा। दिस इज द आइडिया ऑफ एमआरपी, दिस इज द आइडिया ऑफ बॉम, दिस इज बॉम। कि हमारे को पता पड़ गया कि इसके अंदर कितना लैग है, मेरे ऑर्डर प्लेस करने और रिसिप्ट के अंदर कितना डिफरेंस रह जाता है। तो अब मैं उस हिसाब से प्लान कर रहा हूं। अगर मेरे को ये नहीं पता होता तो मैं ऑर्डर कैसे करता? लेकिन नाउ आई नो दैट 3 days लग जाते हैं सामान आने में, 2 days लग जाते हैं मेरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैंने 5th को ऑर्डर प्लेस किया, 8th को रिसिप्ट किया, 8th से 10th तक मैंने मैन्युफैक्चर किया और 10th को डिलीवरी रवाना होगी। फाइन। तो एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है बॉम्ब से, वो तो ये होगी, विच इज नोन एज लीड टाइम। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बॉम्ब से? लीड टाइम। यहां दूसरे इंक ले लेते हैं, उसके साथ मिक्स होने लगेगा। Let us use this one. एक इंफॉर्मेशन जो बॉम्ब से आ रही है वो तो है लीड टाइम। सेकेंड इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है बॉम्ब से, वो क्या है? फॉर एवरी यूनिट ऑफ एक्स 4 यूनिट्स ऑफ वाई विल बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब अगर मैं किसी दिन एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं कि 2 एक्स मंगवाए जाएं, तो 4 टाइम्स वाई चाहिए होते हैं। इसका मतलब अगर किसी दिन मैं एक बॉम्ब तैयार कर रहा हूं जिसमें मैं ये क्या लिखता हूं, एक्स मंगवाए जाएं 2, तो अब मेरे को पता पड़ गया वाई कितने मंगाने पड़ेंगे? 4 टाइम्स मंगवाने पड़ते हैं। इसका मतलब वाई कितने मंगवाने पड़ेंगे? 8। यहीं से मेरे को पता पड़ गया कि जेड कितने मंगवाने पड़ते हैं? ट्वाइस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बॉम्ब से निकल करके आती है कि आपको जो पास्ट रिकॉर्ड है उससे एक आइडिया लग जाता है कि कब कौन सी चीज कितनी मंगाई थी तो दूसरी कितनी मंगवाई गई थी। दिस इज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। इससे मेरे को पता पड़ रहा है कि एक यूनिट के अंदर इनका जो प्रोपोर्शन है वो किस तरह का है? 1:4:2। अब आप प्रिपेयर्ड रहना, जितनी भी यूनिट चाहिए एक यूनिट ऑफ एक्स, तो उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली 4 वाइज आएंगे और 2 जेड्स आएंगे। अब आपको कहीं पे ऑर्डर आ जाता है कि 100 यूनिट्स तैयार करनी है, तो मेरे को पता पड़ गया 100 यूनिट्स के लिए 100 एक्स चाहिए होते हैं, तो फिर 400 वाई मंगाने पड़ेंगे, 200 जेड मंगवाने पड़ेंगे। तो अब जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं मेरे को बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, हेड स्क्रैच नहीं करना पड़ता है कि कितना मंगाऊं। आपको अब एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर मिल गया। क्या होता है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर? कि एक अल्टीमेट प्रोडक्ट के लिए कौन सी चीजें कितनी चाहिएंगी। तो यहां पे क्या मिला? एक तो लीड टाइम एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। हां, आपके पास अगर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर पहले से बना पड़ा है, वेल एंड गुड। ऑब्वियसली जब ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम बना ही लेंगे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। अगर आपके पास प्रोडक्ट स्ट्रक्चर नहीं है तो यू कैन हैव अ लुक एट बिल्स, और उन बिल्स ऑफ मटेरियल से आपको क्या मिल जाएगा? एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर का आइडिया मिल जाएगा। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या है? फिर से एक बार देखें। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इज, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। लेट अस से आई एम प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट सी। एक प्रोडक्ट सी बनाने के लिए मेरे को ये रॉ मटेरियल लगता है एक्स, वाई एंड जी। लेट अस से मैं यहां कह देता हूं एक्स लगता है मेरा, वाई लगता है। जो एक प्रोडक्ट सी बनाया जाता है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो दिस बिकम्स प्रोडक्ट सी।
लेकिन इस प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए क्या लग रहा है, आई नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाई। हाँ, वो कितना कितना चाहिए, अब इस प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से, बिल्स ऑफ मटेरियल से मेरे को एक आइडिया लग गया कि एक सी के लिए एक एक्स चाहिए होता है और एट द सेम टाइम 4 वाइज चाहिए होते हैं। फाइन। और फिर हर एक्स के लिए फर्दर मुझे क्या चाहिए होता है, एक्स हो सकता है कि लेट्स से दिस इज एक्स, तो अब ये क्या होता है, सॉरी, ये बॉडी और स्टिकर मिलके बनता है। तो इसका मतलब हर एक्स के लिए मेरे को फर्दर कुछ स्टिकर्स भी चाहिए या कोई और रॉ मटेरियल भी चाहिएगा। वो कितना चाहिए होता है, हर एक्स की 1 के लिए मेरे को जेड कितने चाहिएंगे। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हो गया या नहीं। इफ आई हैव अ लुक एट दिस, कि एक प्रोडक्ट्स की के लिए एक एक्स चाहिएगा, 4 वाइज चाहिए, और हर एक्स के लिए इन टर्न 2 जेड्स भी चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज वाई, वाई तो अलग हो गया, दिस इज, ये वाई अलग हो गया, दिस इज एक्स। एक्स फर्दर बनाने के लिए अब हमारे को क्या चाहिए, अलग अलग चीजें और चाहिएंगी। सपोज दिस इज वन रॉ मटेरियल, दिस इज अनदर रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब जिसको आप एक्स कह रहे थे वो एक्स खुद भी किससे बन रहा है, एक्स एंड जेड से बन रहा है। तो दिस इज द आइडिया कि ये हमारा एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हो गया कि एक सी किससे बन रहा है, एक्स एंड वाई से, और एक्स इटसेल्फ किससे बन रहा है, जेड से। हाँ, अब इस वाले प्रोडक्ट को छोड़ें, हम एक दूसरा कोई एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, जो कि हम इनफैक्ट यहां पे भी यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां पे एक क्लीन ही बना देता हूं। हियर इट इज गिवन दैट फायर एक्सटिंग्विशर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब अगर मैं एक फायर एक्सटिंग्विशर मैन्युफैक्चर करता हूं, मेरे पास ऑर्डर आता है मार्केट से कि गिव मी 10 फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो मेरे को इसका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या लगता है, कितनी गैस लगती है, कितने हैंडल्स लगते हैं, सिलेंडर लगता है, वॉल्स लगते हैं। तो आई शुड नो एक फायर एक्सटिंग्विशर में कितना सामान लगने वाला है। तो यहां हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है कि यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर, उसको 3 अलग अलग रॉ मटेरियल्स चाहिए। क्या क्या, सिलेंडर, वॉल्व असेंबली एंड हैंडल बार। सिलेंडर, वॉल्व असेंबली एंड हैंडल बार्स, और उसके नीचे लिखा हुआ है 1 सिलेंडर, 1 वॉल्व असेंबली एंड 2 हैंडल बार्स। अब ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हमारे समझ में आया या नहीं आया, कि जब मेरे पास 10 फायर एक्सटिंग्विशर्स का ऑर्डर आता है तो मेरे को अपने सप्लायर्स को ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे। वो ऑर्डर्स क्या होंगे, जो सिलेंडर सप्लायर है उसको कहूंगा 10 सिलेंडर्स भेजे जाएं, जो वॉल्व असेंबली सप्लायर है उसको कहूंगा 10 वॉल्व असेंबलीज भेजी जाएं। वो हो सकता है कोई बाहर से सप्लाई कर रहा हो सकता है मेरे खुद की फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। तो अल्टीमेटली जब मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर बनाने हैं तो मैं अपने सिलेंडर डिपार्टमेंट को कहूंगा 10 सिलेंडर्स प्रिपेयर किए जाए, वॉल्व असेंबली को कहूंगा 10 वॉल्व असेंबलीज प्रिपेयर की जाए। एट द सेम टाइम हैंडल बार डिपार्टमेंट जो है उसको 10 नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा 20 हैंडल बार्स तैयार किए जाए। दिस इज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, जो कि हमने कहां से निकाला, बॉम्ब से, कि एक एक्स पे जनरली हमने देखा है कि 4 वाई लगते हैं और 2 जेड लगते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर पे एक सिलेंडर लगता है, एक वॉल्व असेंबली लगती है, 2 हैंडल बार लगते हैं। ये है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, इनकी इंटरलिंकेजेस जो है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। फर्दर व्हेन आई डिग इन तो मेरे को पता पड़ता है कि वॉल्व असेंबली खुद भी अपने आप में एक चीज नहीं है, वॉल्व असेंबली खुद भी 2 अलग अलग चीजों से बन रही है। वो क्या है, एक तो वॉल्व से बन रही है और एक वॉल्व हाउसिंग से बन रही है। और एक वॉल्व असेंबली के लिए मेरे को एक वॉल्व लगता है और एक वॉल्व हाउसिंग लगती है। नाउ अब मेरे को पता पड़ा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, तो पहले तो मेरे को इन तीनों की तैयारी करनी होगी। 10 फायर एक्सटिंग्विशर के लिए 10, 10 एंड 20 का ऑर्डर करना होगा। फर्दर इन 10 के लिए 10 वॉल्व्स, जैसे ही मैं वॉल्व असेंबली डिपार्टमेंट को कहूंगा यस गिव मी 10 वॉल्व्स, वो आगे फर्दर कहेंगे, जहां वॉल्व बनता है उनको कहेंगे 10 वॉल्व बनाओ, इनको कहेंगे 10 वॉल्व हाउसिंग बनाओ। वॉल्व और हाउसिंग क्या होते हैं कि हाउसिंग होती है, उसके अंदर एक वॉल्व होता है जिससे कि उस वॉल्व को जब पुश किया जाता है तो अंदर प्रेशर बनता है। तो ये दोनों मिलकर के एक वॉल्व हाउसिंग और एक वॉल्व असेंबली बनाएंगे।
फिर उस वॉल्व असेंबली को सिलेंडर के आगे लगा दिया जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि वो गैस बाहर नहीं निकल रही है, फायर एक्सटिंग्विशर की गैस बाहर नहीं निकल रही है और वो वॉल्व बंद है। उस वॉल्व को जब तोड़ा जाता है तो उसमें से गैस बाहर निकलती है, और उसको जब आप उठाओगे सिलेंडर को तो आपको 2 हैंडल बार्स चाहिए होते हैं, तो उसके दोनों तरफ हैंडल बार्स होते हैं, क्योंकि वो हैवी होगा तो 2 हैंडल बार्स होते हैं। इसका मतलब दिस इज अ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। बिल्स ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। बिल्स ऑफ मटेरियल मेरे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, बट बिल्स ऑफ मटेरियल से मेरे को ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आपके पास ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है तो भी बिल्स ऑफ मटेरियल एक दूसरी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, विच इज लीड टाइम। कितना टाइम लगता है ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर को रिसीव करने के बीच में, दिस इज लीड टाइम। फाइन। तो ये 2 हमारे इनपुट्स हो गए। सबसे पहले तो बॉम्ब एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। बॉम्ब और इसको और एंड दोनों कर देते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर पहले से पड़ा हुआ है तो बॉम्ब से हमारे को लीड टाइम मिल जाएगा, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर नहीं है तो बॉम्ब से हमारे को ये दोनों मिल जाएंगे। तो आइडिया इज एक तो बॉम्ब चाहिए और एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, और अल्टीमेटली ये नहीं, मेरे को तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? इन 2 जगहों से आएगी। ये क्या कनेक्टिविटीज है? लीड टाइम क्या है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या है। वन इनपुट इज दिस, देन रेड से लिख रहे हैं हम। सेकेंड इनपुट वुड बी MPS, that is Master Production Schedule. मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मेरे को बताएगा कितना कुछ बनाना है। अब जब मेरे समझ में आ गया कि 1:4:2 में लगते हैं, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ने कहा कि लाओ 10 बनाओ, तो 10 के लिए आया इमीडिएटली नो 10, 14, 20 चाहिए। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ने कहा कि 25 बनाओ, तो आई नो 2550 चाहिएंगे। तो इट इज MPS दैट इज टेलिंग मी कि बाहर रिक्वायरमेंट कितनी है। जो अभी मैंने यहां बोल दिया ना कि मेरे को 10 फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, जो लास्ट टाइम मैंने बोल दिया था कि 10 यूनिट्स ऑफ A चाहिए लास्ट लेक्चर के अंदर, 20 यूनिट्स ऑफ B चाहिए एंड 70 यूनिट्स ऑफ C चाहिए। ये कौन बता रहा है मेरे को सारा कुछ? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, कि कितनी यूनिट्स किसकी कब चाहिए। तो इसके बारे में तो हमने लास्ट टाइम ही बात की है। तो इनपुट्स क्या हो गए? बॉम्ब हो गया, MPS हो गया। देन इट इज ऑर्डर साइज। हां, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा लिटरेचर इसको EOQ भी लिख देता है, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। लेकिन EOQ एक फिलॉसफी है, एक आइडिया है। हमेशा बिजनेसेस EOQ से रन नहीं होते हैं। EOQ माइट गिव यू अ रीडिंग ऑफ 463.67 यूनिट्स। अब मैं कहीं पे भी 463.67 यूनिट्स ऑर्डर नहीं कर सकता हूं। आइदर आई विल बी ऑर्डरिंग 460, 463, स्टिल बेटर आई विल बी ऑर्डरिंग 460, स्टिल बेटर आई विल बी ऑर्डरिंग 450। अगर 100 के पैकेजेस हैं तो आई विल बी ऑर्डरिंग 400 और 500। अगर 100 के पैकेजेस हैं, 50 के पैकेजेस हैं तो आई विल बी ऑर्डरिंग 450 और 500। 10 के पैकेजेस हैं तो आई विल बी ऑर्डरिंग 460 और 470। आइडिया इज इतनी यूनिट्स कोई भी ऑर्डर नहीं करता है। EOQ जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि इतना ऑर्डर करना है। 463 से मेरे को इतना आइडिया मिल गया कि ना तो मैं 200 ऑर्डर करने वाला हूं, ना मैं 2000 ऑर्डर करने वाला हूं। करीब 450 के आसपास ऑर्डर करनी है, 450, 460 जो बेस्ट होगा। तो इसलिए इसको इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड वी कॉल इट ऑर्डर साइज। दैट मेक्स मोर सेंस। हां, कई केसेस में EOQ भी यूज करेंगे तो वहां पे देखा जाएगा कुल मिला के कितना ऑर्डर करना है। अगर आपकी फिलॉसफी है, आपकी कंपनी पॉलिसी है कि यू ऑर्डर EOQ, तो EOQ से ऑर्डर कीजिए, नो इश्यूज। अदरवाइज जो भी आपका ऑर्डर साइज है कि भाई हम जब भी ऑर्डर करते हैं 200 यूनिट का करते हैं, हम जब भी ऑर्डर करते हैं 400 यूनिट्स का करते हैं। वट एवर इज योर साइज, ऑर्डर साइज, इट कुड बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इट कुड बी X, Y एंड Z फिलॉसफी, जो भी फिलॉसफी है आपकी। तो दिस इज ऑर्डर साइज। एंड देन लास्ट इनपुट वुड बी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस लिए? क्योंकि अभी 10 फायर एक्सटिंग्विशर्स का ऑर्डर आया था, लेकिन पता पड़ा कि 5 तो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो जब 5 पड़े हुए हैं तो क्यों और 5 यहां पे 10 बनाए जाए? तो फिर हम यहां क्या करेंगे? 5 का ही MRP तैयार करेंगे, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव 5। दैट इज द आइडिया बिहाइंड ओपनिंग स्टॉक, कि इफ यू ऑलरेडी हैव समथिंग
वाई गो अहेड एंड मैन्युफैक्चर मोर? बस इसलिए हमारे को एक ओपनिंग स्टॉक भी मेंटेन करेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इनपुट्स रहेंगे टू एमआरपी। एमआरपी के लिए ये 4 इनपुट्स रहने वाले हैं। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, आप खुद प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, ये 4 इनपुट्स आप यूज करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर नहीं भी बनते हैं, आपको खुद को अपनी कोई कॉपीज खरीदनी है, अपने छोटे भाई बहन के लिए कॉपीज, बुक्स, पेन्स खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, ये चीजें कहीं ना कहीं हम कंसिडर करते ही करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? भाई है जो 7th में 8th में आ गया है, तो अब उसको 8th की कॉपीज दिलानी है, बुक्स दिलानी है, तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि 4 कॉपीज पहले की पड़ी हुई है, तो रफ कॉपीज वो काम आ जाएंगी। 2 पेन पहले के पड़े हुए हैं, तो अभी 2 पेन ही और लेते हैं। तो वी डू कीप अ स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो। फिर एमपीएस पे भी हम नजर रखते हैं, कब कब चाहिएंगे हमारे को कॉपीज, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा चलते हैं। देन ऑर्डर साइज भी हम देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स हैं तो इनकी एक होमवर्क होएगी, एक क्लास वर्क होएगी, एक टेस्ट कॉपी होएगी, तो इसका मतलब 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 12 कॉपीज हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे इनपुट्स यूज होते ही होते हैं व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग। सो दिस वाज एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और उसके इनपुट्स क्या रहने वाले। तो आई बिलीव ये लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया है, तो विल क्लोज इट ओवर हियर, और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन एमआरपी, कि किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट के लिए एमआरपी तैयार की जाती है। इसी एग्जांपल को हम फर्दर लेंगे, तो आई लीव दिस ओवर हियर, इसको रिमूव कर दूंगा, अदरवाइज विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, जिसका कि प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हमारे को ऑलरेडी मिल गया है। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.